आज की इस विस्तृत चर्चा में या कहें इस डीप डाइव में जो मटेरियल हमारे सामने है ना, वो सच में एक बहुत ही खास तरह की ऊर्जा से भरा हुआ है। बिल्कुल। ये वीआईपी विवेक सर की अल्टीमेट ईवीएस मास्टर क्लास के नोट्स का एक बहुत ही शानदार संकलन है। हाँ, और इन नोट्स को देखते ही जो सबसे पहली चीज ध्यान खींचती है वो है इनका हाई हुक और एकदम एग्जाम फोकस वाला अंदाज। मतलब हर स्लाइड पर जिस तरह से कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया गया है और साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की जो अपील की गई है, स्टार्टिंग विद वीआईपी विवेक सर, वो बताती है कि ये क्लास कितनी इंटरैक्टिव रही होगी। एकदम सही कहा। यद्यपि ये नोट्स मुख्य रूप से यूपीटीईटी, सुपर टीईटी और सीटीईटी जैसी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, लेकिन आज हमारा उद्देश्य सिर्फ किसी एग्जाम को पास करने की रणनीति तक सीमित रहना नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि इन बेहतरीन नोट्स के जरिए हम उस जटिल इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र को समझने की कोशिश करेंगे जिसके हम सभी हिस्से हैं। और ये एक बहुत ही सटीक अप्रोच है। परीक्षाओं के लिए तथ्यों को बस रट लेने की बजाय जब हम पर्यावरण अध्ययन को एक साइंटिफिक और एनालिटिकल नजरिए से देखते हैं ना, तो चीजें बहुत ज्यादा स्पष्ट हो जाती हैं। हाँ, और इन नोट्स की सबसे बड़ी खूबी भी यही है कि ये सिर्फ बोरिंग फैक्ट्स नहीं परोसते। ये क्यों और कैसे की गुत्थी को बहुत ही सरल भाषा में सुलझाते हैं। सही बात है। जब हमारे आसपास के पर्यावरण के काम करने के तरीके की समझ विकसित हो जाती है, तो वो जानकारी दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत उस बुनियादी ढांचे से करते हैं जिस पर पूरा पर्यावरण टिका है। मेरा मतलब है पारिस्थितिक तंत्र। बिल्कुल। अक्सर दो शब्दों के बीच एक उलझन देखने को मिलती है, इकोसिस्टम और इकोलॉजी। नोट्स इस अंतर को बहुत ही अच्छे से क्लियर करते हैं। हाँ, ये कंफ्यूजन बहुत आम है। एजी टैंसले ने 1935 में सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का इस्तेमाल किया था। वहीं इकोलॉजी के जनक के रूप में अर्नेस्ट हैकल को जाना जाता है। टैंसले और हैकल के बीच का ये जो अंतर है, ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक ने उस सिस्टम की पहचान की जो प्रकृति में लगातार काम कर रहा है, और दूसरे ने उस सिस्टम के अध्ययन को एक विज्ञान का रूप दे दिया। एकदम सही। अब इस पूरे सिस्टम को मुख्य रूप से दो घटकों में बांटा जाता है, जैविक यानी बायोटिक और अजैविक यानी एबायोटिक। जैविक वो जिनमें जीवन है, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु और कवक। हाँ, और दूसरी ओर अजैविक घटक वे भौतिक और रासायनिक कारक हैं जो इस जीवन को संभव बनाते हैं, जैसे मृदा, प्रकाश, तापमान और जल। और दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों घटक अलग अलग काम नहीं करते हैं, ये लगातार एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। बिल्कुल। मिट्टी के बिना पौधे नहीं उग सकते और पौधों के बिना मिट्टी अपनी नमी और पोषण खो देती है। दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। इस निरंतर क्रिया को चलाने के लिए जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो है ऊर्जा। नोट्स में लिंडमैन के 1942 में दिए गए 10% नियम का एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। वो सच में इस टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाँ, जैसे सूरज की रोशनी का उपयोग करके घास ऊर्जा बनाती है। उस घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेंढक, मेंढक को सांप और अंत में सांप को मोर खाता है। ये ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक ही दिशा में होता है, यूनिडायरेक्शनल। और एक दिशीय प्रवाह का सीधा सा मतलब है कि जो ऊर्जा एक बार आगे बढ़ गई वो वापस सूरज तक नहीं लौट सकती। सही बात है। लिंडमैन का ये 10% नियम प्रकृति के एनर्जी बजट को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है। जब टिड्डा घास खाता है तो घास में मौजूद कुल ऊर्जा का केवल 10% ही टिड्डे के शरीर के द्रव्यमान में बदलता है। तो बाकी का 90% कहाँ जाता है? बाकी 90% ऊर्जा श्वसन, रोजमर्रा की भागदौड़, पाचन और शरीर की ऊष्मा यानी हीट के रूप में खर्च होकर वातावरण में विलीन हो जाती है। अच्छा, यही कारण है कि किसी भी खाद्य श्रृंखला में अमूमन 4 या 5 से ज्यादा स्तर नहीं पाए जाते। बिल्कुल। जब तक ऊर्जा मूर्ख तक पहुंचती है तब तक वो इतनी कम हो चुकी होती है कि आगे किसी और बड़े शिकारी जीव का पेट नहीं भर सकती। ये सच में एक ऐसा नजरिया है जो खाद्य श्रृंखला की लिमिट्स को एकदम साफ कर देता है। ऊर्जा के इसी प्रवाह से जुड़ा हुआ एक और टॉपिक है जो मुझे बहुत रोचक लगा, पारिस्थितिक पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। हाँ, नोट्स में पिरामिड के सीधे और उल्टे होने का जो कॉन्सेप्ट समझाया गया है वो काफी अमेजिंग है। ये बताया गया है कि ऊर्जा का पिरामिड तो हमेशा सीधा होता है। हाँ। लेकिन जब तालाब के जीव भार यानी बायोमास की बात आती है तो पिरामिड उल्टा हो जाता है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि जीव भार आखिर होता क्या है।
बायोमास या जीव भार सुनने में थोड़ा तकनीकी लग सकता है, पर यह बहुत सरल है। किसी एक विशिष्ट क्षेत्र में मौजूद सभी जीवित चीजों के कुल सूखे वजन को बायोमास कहते हैं। ओके। यदि ऊर्जा के पिरामिड की बात करें तो वो हमेशा नीचे से चौड़ा और ऊपर से नुकीला होगा। क्योंकि ऊर्जा हर लेवल पर घट रही है 10% नियम के हिसाब से। एकदम सही। लेकिन तालाब के जीव भार का पिरामिड उल्टा होता है। इसका कारण ये है कि तालाब में जो सूक्ष्म जीव या प्लैंकटन होते हैं, जो फूड चेन का आधार हैं, उनका जीवन चक्र बहुत छोटा होता है और उनका कुल वजन काफी कम होता है। इसके विपरीत उन्हें खाने वाली छोटी मछलियों का कुल वजन उनसे ज्यादा होता है। और उन छोटी मछलियों को खाने वाली बड़ी मछलियों का कुल वजन सबसे ज्यादा होता है। बिल्कुल। इसलिए तालाब के जीव भार का पिरामिड नीचे से संकरा और ऊपर से चौड़ा हो जाता है। अरे वाह, ये तो एक आहा मोमेंट है। और इसी तरह संख्याओं के आधार पर एक विशाल पेड़ का पिरामिड भी उल्टा होता है। क्योंकि पेड़ तो एक ही है, लेकिन उस पर रहने वाले पक्षी और कीड़े हजारों की तादाद में हैं। एकदम सटीक। पिरामिड को इस तरह अलग-अलग पैमानों पर देखना एक बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव देता है। अब इस स्ट्रक्चर से आगे बढ़कर बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता की ओर चलते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही संवेदनशील और जरूरी विषय है। 22 मई की तारीख को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के संदर्भ में नोट्स केरल की शांत घाटी यानी साइलेंट वैली और पश्चिमी घाट को सबसे ज्यादा विविधता वाले क्षेत्रों के रूप में हाईलाइट करते हैं। इसका एक बड़ा कारण पश्चिमी घाट और शांत घाटी का भौगोलिक स्वरूप है। हाँ, वहाँ का स्वरूप ऐसा है जो एक ही जगह पर कई तरह के माइक्रो क्लाइमेट यानी सूक्ष्म जलवायु क्षेत्रों का निर्माण करता है। इसी वजह से वहाँ अनगिनत प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु पनप पाते हैं। लेकिन इसी अपार विविधता के साथ एक गहरा संकट भी जुड़ा हुआ है, जिसे IUCN अपनी रेड डेटा बुक के जरिए दुनिया के सामने लाता है। हाँ, रेड डाटा बुक। और इस किताब के जो गुलाबी पन्ने हैं, पिंक पेजेस, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुलाबी रंग को खतरे और इमरजेंसी का सूचक माना गया है ना? हाँ, बिल्कुल। इन पन्नों पर उन प्रजातियों का नाम दर्ज होता है जो विलुप्ति की कगार पर हैं। ये एक तरह का ग्लोबल अलार्म है जो बताता है कि प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। और शायद इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए भारत में कई बड़े कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स चलाए गए। नोट्स में टॉप प्रेडेटर्स, खासकर बाघ और शेरों के संरक्षण पर काफी जोर दिया गया है। जैसे 1973 में शुरू हुआ प्रोजेक्ट टाइगर, जिसका नेतृत्व कैलाश सांखला जी ने किया था। आज मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है और 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। और शेरों की बात करें तो एशियाई शेर अब पूरी दुनिया में केवल गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में ही बचे हैं। इन शेर शिकारियों को इकोसिस्टम में अम्ब्रेला प्रजाति माना जाता है। अम्ब्रेला स्पीशीज मतलब एक छतरी की तरह? बिल्कुल छतरी की तरह। इसका मतलब यह है कि यदि बाघ को बचाना है तो उसके लिए हिरण या जंगली सूअर जैसे शिकार को बचाना होगा। और उन शाकाहारी जीवों को बचाने के लिए उस पूरे जंगल, वहां की घास और जल स्रोतों को बचाना होगा। तो केवल एक बाघ को बचाने के प्रयास में अनजाने ही उस पूरे जंगल और वहां रहने वाले हजारों जीवों का संरक्षण हो जाता है। एकदम सही। यही मुख्य कारण है कि संरक्षण नीतियों में इन बड़े जानवरों पर इतना फोकस किया जाता है। पर केवल बाघ और शेर ही नहीं, भारत के पास अपनी एक बहुत ही अनूठी वाइल्ड लाइफ हेरिटेज है। असम के काजीरंगा का एक सींग वाला गैंडा, जम्मू कश्मीर के दाचीगाम का हंगुल मृग, हाँ, और सबसे बढ़कर हाथी। 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया और हाथी को भारत का विरासत पशु घोषित किया गया। किसी जानवर को विरासत पशु या हेरिटेज एनिमल का दर्जा देना सिर्फ एक सरकारी फैसला नहीं है। ये इस बात को गहराई से स्वीकार करना है कि वो जीव हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति और हमारे जंगलों के आर्किटेक्चर का एक अटूट हिस्सा है। हाथी जब जंगलों से गुजरते हैं तो वे बीज फैलाते हैं, घने जंगलों में नए रास्ते बनाते हैं, जिसका फायदा छोटे जीवों को मिलता है। सही कहा। वे सही मायनों में जंगल के इंजीनियर हैं। जंगल के इंजीनियरों की बात हो ही रही है तो प्रकृति के उन सफाई कर्मियों को कैसे भूल सकते हैं जो चुपचाप अपना काम करते हैं। मेरा मतलब है गेंद, चील और कौवे। ये बहुत जरूरी कड़ियां हैं। हाँ, स्रोत सामग्री में एक बहुत ही गंभीर घटना का जिक्र है। एक समय था जब भारत के आसमान में लाखों गिद्ध उड़ा करते थे,
लेकिन अचानक उनकी आबादी खत्म होने लगी और इसका कारण कोई प्राकृतिक बीमारी नहीं थी, बल्कि मवेशियों को दी जाने वाली डिक्लोफेनाक नाम की एक दवा थी। डिक्लोफेनाक का मामला ये दिखाता है कि मानवीय गतिविधियां किस तरह अनजाने में तबाही ला सकती हैं। ये दवा मवेशियों को दर्द कम करने के लिए दी जाती थी। जब मरे हुए मवेशियों को गिद्ध खाते थे तो उस दवा का रसायन गिद्धों के शरीर में पहुंच जाता था। इस केमिकल के कारण गिद्धों में गुर्दे की विफलता यानी रीनल फेलियर होने लगा। ये तो बहुत दुखद है। देखते ही देखते भारतीय उपमहाद्वीप से गिद्धों की लगभग 99% आबादी खत्म हो गई। और इसका असर सिर्फ गिद्धों तक सीमित नहीं रहा होगा? बिल्कुल नहीं। गिद्धों के जाने से मृत जानवरों को सड़ने में ज्यादा समय लगने लगा, जिससे आवारा कुत्तों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी और रेबीज जैसी बीमारियों का खतरा भी कई गुना बढ़ गया। एक छोटी सी दवा ने पूरी खाद्य श्रृंखला को हिलाकर रख दिया। प्रकृति का हर हिस्सा एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ा है, ये उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। खैर, पक्षियों के विषय में नोट्स कुछ और भी दिलचस्प जानकारियां देते हैं, खासकर उनके घोंसलों के डिजाइन को लेकर। हाँ, वो हिस्सा काफी रोचक है। कोयल के बारे में तो सब जानते हैं कि वो अपना घोंसला कभी नहीं बनाती, बहुत ही चालाकी से अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है। वहीं शक्करखोरा यानी सनबर्ड पेड़ की डालियों से लटकता हुआ एक बेहद सुंदर घोंसला बुनता है, और बसंत गौरी पेड़ के मजबूत तने में गहरा छेद करके अपना घर बनाती है। पक्षियों का ये जो वास्तुशिल्प है, ये उनके इवोल्यूशन और सुरक्षित रहने की कला का एक अहम हिस्सा है। हाँ। और प्रकृति की ये कला केवल पेड़ों पर ही नहीं, जमीन के नीचे भी उतनी ही एक्टिव है। आप केंचुओं की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। केंचुओं को हमेशा से किसानों का मित्र कहा गया है। वर्मीकल्चर में केंचुए मिट्टी को खाते हैं और उसे भुरभुरा बना देते हैं। हाँ, जिससे मिट्टी में हवा का प्रवाह बढ़ जाता है, जिसे एरेशन कहते हैं। सही कहा। हवा और पानी जड़ों तक आसानी से पहुंचते हैं, जिससे फसलें बहुत बेहतर होती हैं। किसानों के मित्रों की इस लिस्ट में एक और नाम है जो पहली बार में थोड़ा डरावना लग सकता है, सांप। सांप। सांप खेतों में मौजूद चूहों को खाकर फसलों को भारी नुकसान से बचाते हैं। नोट्स इस डर को दूर करने के लिए एक बहुत ही जरूरी बात बताते हैं कि भारत में पाए जाने वाले सभी सांप जहरीले नहीं होते। सिर्फ कुछ ही प्रजातियां हैं। हाँ, मुख्य रूप से केवल 4 प्रजातियां ही जहरीली होती हैं: नाग, करैत, दुबोया और अफाई। इसके अलावा उल्लू भी एक ऐसा शिकारी है जो रात के समय चूहों और कीड़ों का शिकार करके किसानों की मदद करता है। और उल्लू की अपनी गर्दन को 270 से 360 डिग्री तक घुमाने की जो क्षमता है, वो उसे रात के अंधेरे में एक बेहद अचूक शिकारी बनाती है। सच में? तो केंचुए, सांप और उल्लू, ये सभी एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम के मूक सेवक हैं। बिना किसी कीटनाशक के ये जीव प्राकृतिक रूप से कीटों और चूहों की आबादी को कंट्रोल करते हैं। ये तो प्रकृति की तरफ से एक फ्री सर्विस है, बस हमें इसे पहचानने की जरूरत है। जीवों की इस दुनिया से निकलकर अब पौधों के उस रहस्यमय संसार की तरफ बढ़ते हैं, जो भोजन तो बनाता ही है, लेकिन कभी-कभी जीवों का शिकार भी करता है। घटपर्णी पौधा। बिल्कुल, घटपर्णी या पिचो प्लांट। ये पौधा भारत में मेघालय के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। इसका कीटभक्षी होना विकासवाद का एक अद्भुत उदाहरण है। दरअसल घटपर्णी उन खास जगहों पर रुकता है जहां की मिट्टी में नाइट्रोजन की बहुत कमी होती है। पौधे को ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन चाहिए ही चाहिए। इसलिए उसने सदियों के विकासवाद के जरिए अपनी पत्तियों को एक घड़े के आकार में ढाल लिया है। और फिर वो एक मीठा स्राव छोड़ता है जो कीड़ों को अट्रैक्ट करता है। हाँ, जब कोई कीड़ा उसके चिकने किनारों से फिसलकर अंदर गिरता है तो पौधा अपने पाचक रसों से उसे पचा लेता है और अपनी नाइट्रोजन की जरूरत पूरी कर लेता है। नेचर का अपना जुगाड़ है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया का रेगिस्तानी ओक भी अपनी जरूरत के लिए अनोखा तरीका अपनाता है। पानी की कमी वाले इलाकों में इसकी जड़ें पानी की तलाश में तने की ऊंचाई से 30 गुना ज्यादा गहराई तक जमीन में उतर जाती हैं। अद्भुत है। पौधों के पर्यावरण के साथ सामंजस्य की एक और बेहतरीन मिसाल है लाइकेन। हाँ, नोट्स में इसे वायु प्रदूषण, खासकर सल्फर डाइऑक्साइड के सूचक के रूप में बहुत हाईलाइट किया गया है। लाइकेन वास्तव में कोई एक जीव नहीं है। ये कवक और शैवाल के बीच एक सहजीवी संबंध है, जिसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। दोनों एक दूसरे की मदद करते हुए जिंदा रहते हैं। और ये हवा की क्वालिटी के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं ना? बेहद सेंसिटिव। यदि किसी औद्योगिक क्षेत्र में हवा में सल्फर डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है तो वहां मौजूद लाइकेन सबसे पहले मर जाते हैं। तो वैज्ञानिकों के लिए ये एक प्राकृतिक मॉनिटर की तरह काम करता है, जो बिना किसी महंगी मशीन के बता देता है कि उस जगह की हवा जहरीली हो रही है। एकदम सही।
अब हवा से लेकर मानव स्वास्थ्य तक पर्यावरण का असर हर जगह है। नोट्स के स्वास्थ्य और पोषण वाले हिस्से में कुछ महत्वपूर्ण बीमारियों और उनके प्राकृतिक इलाजों की भी बात की गई है। मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों में डेंगू और चिकनगुनिया के साथ साथ मलेरिया एक प्रमुख नाम है, जो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। दिलचस्प बात यह है कि इसका पारंपरिक इलाज प्रकृति में ही मौजूद है, सिनकोना वृक्ष की छाल। हाँ, सिनकोना की छाल से कुनैन नाम की दवा तैयार की जाती है, जिसने मॉडर्न मेडिसिन से पहले सदियों तक मलेरिया के खिलाफ एक बड़े हथियार का काम किया है। और पर्यावरण में मौजूद दूषित जल भी हैजा और पीलिया जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। पोषण की बात करें तो विटामिन की कमी को समझना भी बहुत जरूरी है। जैसे विटामिन ए की कमी से आंखों की बीमारी रतौंधी होती है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिसके लिए आंवला सबसे बेहतरीन प्राकृतिक स्रोत है। बिल्कुल। वहीं विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जिसे रिकेट्स कहते हैं, और इसके लिए सुबह की प्राकृतिक धूप सबसे कारगर मानी गई है। इसी मटेरियल में एक बहुत ही रोचक तुलनात्मक अध्ययन भी शामिल है, जो अक्सर होने वाले छोटे छोटे कंफ्यूजन को दूर करता है। ये तुलना भारत और उत्तर प्रदेश के प्रतीकों के बीच है। ये एग्जाम के नजरिए से बहुत जरूरी है। हाँ, जहाँ भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, वहीं उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस क्रेन है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, जबकि यूपी का राजकीय पशु बारहसिंगा है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद के मुकाबले यूपी का राजकीय वृक्ष अशोक है। और सबसे खास, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, लेकिन उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है, जिसे टेसू भी कहा जाता है। इस तरह आमने सामने रखकर तुलना करने से दिमाग में एकदम क्लियर पिक्चर बन जाती है। कई बार जानकारी होने के बावजूद राष्ट्रीय और राजकीय के बीच का बारीक अंतर एग्जाम में दिमाग से निकल जाता है। सही कहा। और पलाश या टेसू के लाल फूल जब वसंत में खिलते हैं तो पूरे जंगल को एक आग जैसा रंग दे देते हैं, जिसे जंगल की आग भी कहा जाता है। ऐसे छोटे छोटे फैक्ट्स पढ़ाई को बोरिंग होने से बचाते हैं। और इस नीरसता को खत्म करने के लिए ही इन नोट्स में कुछ शानदार कैलेंडर ट्रिक्स भी दी गई हैं। वो तिथियों वाला क्रम? हाँ, पर्यावरण से जुड़े महत्वपूर्ण दिनों को एक बहुत ही लॉजिकल सीक्वेंस में रखा गया है। शुरुआत होती है 21 मार्च से, जब विश्व वन दिवस मनाया जाता है। ठीक अगले दिन 22 मार्च को विश्व जल दिवस है। इसके ठीक एक महीने बाद 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस आता है, फिर 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, और अंत में 16 सितंबर को ओजोन दिवस। तिथियों का ये क्रम एक बहुत ही खूबसूरत कहानी बनाता है। अगर इसे ध्यान से समझें तो सबसे पहले वन यानी जंगल होंगे। हाँ, जंगल होंगे तो वे जल यानी पानी को सहेजेंगे। जब जंगल और जल दोनों सुरक्षित होंगे तभी ये पृथ्वी बचेगी। बिल्कुल। पृथ्वी सुरक्षित रहेगी तो एक स्वस्थ पर्यावरण का निर्माण होगा, और अंततः एक स्वस्थ पर्यावरण ही ओजोन परत जैसी हमारी रक्षात्मक ढाल को बचाए रख सकता है। ये रटने की जगह समझकर याद करने का एक बेहतरीन तरीका है। एकदम सही। और इसी लॉजिकल तरीके से नोट्स में मैपिंग के जरिए भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों को भी दिखाया गया है। भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। इसके बाद उत्तराखंड की खूबसूरत फूलों की घाटी, राजस्थान का केवलादेव और सरिस्का, और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का जिक्र है। पर इन सब में सबसे ज्यादा हैरान करने वाला नाम शायद मणिपुर का केबुल लामजाओ है। ओहो, दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क। बिल्कुल। केबुल लामजाओ लोकटक झील का हिस्सा है, और ये सच में एक प्राकृतिक अजूबा है। वहाँ पानी की सतह पर वनस्पति, मिट्टी और जैविक पदार्थों का एक मोटा आवरण तैरता रहता है, जिसे वहाँ की भाषा में फुमडी कहते हैं। फुमडी। और इसी फुमडी पर एक विशेष और दुर्लभ प्रजाति का हिरण रहता है, जिसे संगाई या डांसिंग डियर कहा जाता है। जब वो हिरण इस तैरती हुई और स्पंजी जमीन पर चलता है तो ऐसा लगता है जैसे वो अपना बैलेंस बनाते हुए डांस कर रहा हो। ये इकोसिस्टम अपने आप में इतना अनूठा है कि पूरी दुनिया में ऐसा कुछ और है ही नहीं। इस पूरी चर्चा में जो एक एनर्जी महसूस हुई है, वो नोट्स के अंत में दिए गए सक्सेस मंत्र में भी एकदम साफ दिखती है। हाँ, सफलता का मूल मंत्र। वहाँ साफ लिखा है कि सही दिशा का मतलब है कॉन्सेप्ट और पिछले वर्षों के प्रश्नों के अभ्यास का सही कॉम्बिनेशन। यही सिलेक्शन का रास्ता तय करता है। और जो बात बार बार दोहराई गई है वो है रिवीजन ही सफलता की चाबी है। ये मंत्र सिर्फ किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ही नहीं,
बल्कि किसी भी ज्ञान को गहराई से आत्मसात करने के लिए उतना ही सच है। जब बेसिक फंडा क्लियर होता है और उसका बार बार रिवीजन किया जाता है तो वो हमारी परमानेंट मेमोरी का हिस्सा बन जाता है। आज की इस डीप ड्राइव में हमने लिंडमैन के 10% नियम से लेकर घटपर्णी पौधे के जुगाड़, गिद्धों के संकट और तैरते हुए नेशनल पार्क तक बहुत सी चीजों को एक्सप्लोर किया। को देखते हुए चर्चा को खत्म करने से पहले एक नए विचार पर गौर करना बहुत प्रासंगिक होगा। कैसा विचार? देखिए, आज हमने प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के पुराने नियमों और उसके संतुलन की बात की, लेकिन जरा इस दिशा में भी सोचिए। आज इंसान कंक्रीट, कांच और डामर से अपने खुद के शहरी इकोसिस्टम बना रहा है। हाँ, अर्बन इकोसिस्टम्स। ऐसे में ये एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या भविष्य में हमारे इन कंक्रीट के जंगलों में प्रकृति के उन पुराने नियमों जैसे 10% ऊर्जा नियम या प्राकृतिक खाद्य श्रृंखला का कोई वजूद बचेगा? चूंकि शीश पर बैठे शिकारियों को केवल 10% ऊर्जा ही मिलती है, इसलिए उन्हें एक विशाल और संतुलित इकोसिस्टम की जरूरत होती है। यदि डिक्लोफेनाक जैसी किसी एक गलती या लाइकेन के खत्म होने से उस पिरामिड की निचली कड़ी ही टूट जाए तो पूरी की पूरी खाद्य श्रृंखला के ढहने में कितनी देर लगेगी? ये सच में क्या हम एक ऐसे नए विकासवाद की ओर बढ़ रहे हैं जहां जीवन के टिके रहने के नियम प्राकृतिक नहीं बल्कि पूरी तरह कृत्रिम होंगे? ये प्रकृति की नाजुकता और उसके भविष्य को लेकर सोचने का एक बहुत ही जरूरी विषय है। ये विचार सच में प्रकृति और हमारे भविष्य के रिश्ते पर एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा करता है, जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। खैर, आज की इस विस्तृत और ऊर्जावान चर्चा में बस इतना ही। पर्यावरण के इन अनूठे रहस्यों और नए दृष्टिकोणों पर विचार करते रहिए और प्रकृति के इस जटिल जाल को समझने की कोशिश ऐसे ही जारी रखिए।